ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने वाली हूँ। आप लोग का चैप्टर नंबर है 8। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री ये पूरी तरह से न्यू है, लेकिन इसके जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोग को कुछ ना कुछ जो आपका प्रीवियस नॉलेज है, लाइक अलजेब्रा के फॉर्मूले और ये सब, ये आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक समझ लो। ट्रिग्नोमेट्री में TRI मतलब आपके इसमें ट्राई कोई 3 रेशियोज़ के बारे में बात होगी। ठीक है, वो 3 रेशियोज़ कहाँ से आते हैं, कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले ये ट्रिग्नोमेट्री हम लोग जनरली क्वांटम फिजिक्स में इसका बहुत सारा यूज़ है। क्वांटम फिजिक्स लाइक की जिसमें हम लोग बहुत दूर की चीज़ों को मेज़र करते हैं, कुछ ऐसे जैसे हम सन या मून की डिस्टेंस मेज़र किए, लाइट की डिस्टेंस, लाइट कितनी को ट्रैवल करने में कितना टाइम लग रहा है, ये सब चीज़ें कहाँ से आई हैं, क्वांटम फिजिक्स। और क्वांटम फिजिक्स में हम कैसे उसे मेज़र कर पाए हैं, बिकॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री की जब भी बात होगी तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री की जब भी बात होगी तो वो हमेशा एक कोई ट्रायंगल के बारे में बात होगी, और वो ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है कि कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो। ठीक है, और दोनों एंगल, क्योंकि हमें सबको पता है कि ऑल सम ऑफ ऑल एंगल्स, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री होता है। एक एंगल आपका ऑलरेडी 90 डिग्री हो गया, इट्स मीन्स एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, मतलब कि कोई एक एंगल आपका 90 डिग्री होना चाहिए। तो उस केस में आपका ट्रिग्नोमेट्री। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पाइथागोरस थ्योरम। अभी तक आप लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानते थे कि जब हम लोग उसको पढ़ते थे, जब भी उसके क्वेश्चन सॉल्व करते थे, अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही तो कहीं ना कहीं हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज आता था। पाइथागोरम्स क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो अब इसके ट्रिग्नोमेट्री में आपका ये परपेंडिकुलर, अब इसमें आपको परपेंडिकुलर लेना किसे है हमेशा। हम लोग जनरली जब ऐसा फिगर बनाते हैं, ठीक है, ये एंगल ABC इस ट्रायंगल का नाम है। जब भी हम एक ऐसा फिगर बनाते हैं तो एंगल B तो आपका क्या है, 90 डिग्री, जो कि दिख ही रहा है। ठीक है, उसके अलावा अब आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा होगा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपका परपेंडिकुलर और बेस को पहचानना। तो परपेंडिकुलर ये होगा कि जब भी आपको कोई एक बेस एंगल दिया हो, जस्ट सपोज अगर हमने एंगल C की बात कर रहे हैं जब हम, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC जब हम एंगल C की बात कर रहे हैं, उस केस में आपका परपेंडिकुलर कौन सा होगा, AB आपका परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, बट अगर हमने कहा कि हम कोई एंगल A है तो उस एंगल A के केस में तब हम परपेंडिकुलर किसको ट्रीट करेंगे, BC को। इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई एक बेस एंगल लेंगे, जो भी एंगल की बात करेंगे, 90 डिग्री तो है ये, तो 90 डिग्री को तो भूल जाओ। उसके अलावा जब भी हम किसी भी एक एंगल A, एंगल C किसी के बारे में बात करेंगे तो उस केस में क्या होगा आपका कि जब एंगल A के बारे में बात करेंगे तो आप परपेंडिकुलर किसे ट्रीट करोगे, BC, और बेस किसको ट्रीट करोगे, AB को। ठीक है, तो इन केस ऑफ एंगल A, ठीक है, इन केस ऑफ एंगल A परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका, एंगल A के केस में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC। ठीक है, मतलब कि जो एंगल बन रहा है उस एंगल के अपोजिट वाला लेंथ हम हमेशा परपेंडिकुलर ट्रीट करेंगे। ठीक है, और उसी प्रकार अगर हम एंगल C की बात कर रहे हैं तो उस केस में आपका हमेशा परपेंडिकुलर ये होगा। तो ये इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कई हमेशा ये बच्चे गलती करते हैं जब भी इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में कि कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा बेस। ठीक है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आता है, एक रेशियो, जो हम ट्राई रेशियो के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो
जनरली जब हम एंगल के बारे में आपको पता है कि एंगल को हम जनरली किससे मेज़र करते हैं, थीटा, ठीक है। और आपका एक पूरा एंगल मतलब एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम पूरे एंगल की बात करते हैं तो ये आपका कितना एंगल होता है, 360 डिग्री, दैट इज़ टोटल एंगल आपका कितना है, 360 डिग्री, दैट इज़ थीटा। बट राइट एंगल ट्रायंगल के केस में आपका क्या होगा कि टोटल एंगल सिर्फ ऑल सम ऑफ ऑल एंगल्स इज़ 180 डिग्री। और जब आपका एक एंगल 90 डिग्री बना रहा है तो एंगल ए एंगल सी का सम भी 90 डिग्री आएगा जब आप सॉल्व करोगे उसे। तो एंगल ए प्लस एंगल सी 90 डिग्री है। और हमें ये पता है कि जब भी कोई दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो वो दोनों एंगल कौन से एंगल कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। उसी प्रकार जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो उस केस में हम लोग ऑलरेडी पढ़े थे 9th क्लास में कि उस केस में वो एंगल कौन सा एंगल बनाता है, सप्लीमेंट्री एंगल, और उसका हमने बहुत यूज़ किया था, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके फॉर्मूले में देखेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जब हम इसकी बात करते हैं तो अब इसकी रेशियोज़ देख लेते हैं, ठीक है। अब ये आपका चैप्टर पूरी तरह से न्यू है तो ये मत सोचना कि ये साइन क्या है, कॉस क्या है, जब मैं इसको बताऊंगी। ये बस आपका इसे पूरी तरह से न्यू तरीके से, क्योंकि कुछ नया पढ़ रहे हो और आप लोग, और कुछ नया पढ़ रहे हो तो उसे जैसा बताया जा रहा है आप उससे समझो, ठीक है। ओके, तो एक हमने ट्रायंगल ले लिया है, राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में हम सबको पता है हाइपोटेनियस हमेशा लॉन्गेस्ट साइड, ये वाली साइड होती है, दैट इज ए सी। और अगर हमने एंगल सी माना है, ठीक है, जब हम एंगल सी की बात करेंगे तो एंगल सी के केस में आपका अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और जिस पे वो एंगल बना रहा है वो वाला साइड क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। तो तीन रेशियो, जब हम तीन रेशियो क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, थीटा मतलब एंगल, ठीक है, और टेन थीटा। बेसिकली हम इस तीन रेशियो के बारे में जानते हैं, बाकी इसके इन्वर्स और बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो थीटा के बारे में मैंने क्या बोला, थीटा क्या होता है, आपका एंगल होता है। जब हम यहाँ पे एंगल सी की बात करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं साइन सी, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। साइन एंगल सी या साइन सी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो साइन सी या साइन थीटा इक्वल टू ऑलवेज आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। मीन्स कि जब हम साइन थीटा के बारे में, अभी हम मान लो यहाँ पे हम कोई एंगल नहीं लिए हैं, लेकिन जब भी हम साइन थीटा के बारे में बात करेंगे वो ऑलवेज आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा आपका ऑलवेज। उसी प्रकार जब हम कॉस थीटा के बारे में बात करेंगे तो वो आपका हमेशा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा। ये हमें शॉर्ट में लिख रही हूँ, बट ये आप लोग पूरी तरीके से लिखना ताकि आपको पता रहे, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस एंड H फॉर हाइपोटेनियस, ठीक है। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये आपके तीन बेसिक रेशियोज हैं, ठीक है। जब हम उस रेशियो, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, और इसके लिए हम जनरली एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि जब भी हम साइन कॉस टेन, ये आपका जनरल ऑर्डर होता है, साइन कॉस टेन, और साइन कॉस टेन को हम इस प्रकार एक फॉर्मूला याद करने के लिए कई बार हम लोग भूल जाते हैं। तो क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोले, ठीक है। इसका मतलब है कि जो पहला वाला रेशियो वो किसके लिए है, साइन थीटा, दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसे आप कहीं अच्छे तरीके से लिख लेना, ठीक है, ऐसे साइन कॉस टेन इक्वल टू P B P अपॉन HSB, पंडित बद्री प्रसाद
अपॉन हर बोले। तो जो पहला रेशियो बन रहा है P अपॉन H वो किसके लिए है, साइन के लिए है। दूसरा रेशियो जो बन रहा है B अपॉन H वो किसके लिए है, कॉस के लिए। और जो तीसरा रेशियो बन रहा है P अपॉन B वो किसके लिए है, टेन थीटा के लिए। ठीक है, ओके। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला है साइन कॉस टेन का याद करने के लिए। और वैसे जब आप इसके थोड़ा सा भी 2-4 दिन आपने ट्रिग्नोमेट्री को दिया तो आपको ऑटोमेटिक ये बेसिक चीज़ तो याद ही हो जाता है। ठीक है, बट स्टिल अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इसे आप हमेशा ध्यान रखो, साइन कॉस टेन इक्वल टू पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोले। ओके, तो पहला रेशियो साइन का होता है, सेकेंड रेशियो कॉस का होता है और थर्ड रेशियो आपका होता है टेन थीटा। अच्छा, जो कॉस है, कॉस में हम लोग यहाँ शॉर्ट में बोलते हैं, कॉस को हम लोग कोसाइन बोलते हैं। आप लोग ये बुक में पूरा देख सकते हो। ठीक है, बुक में देख लो आप लोग, पेज नंबर 175। ठीक है, तो साइन टोटल पूरा साइन ऐसे फॉर्म में होता है, बट हम लोग जब इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इतने लंबा हम साइन नहीं लिखते या कोसाइन नहीं लिखते। दैट्स वाई साइन का हम लोग सिर्फ SIN दैट इज साइन, कॉस और टेंजेंट का सिर्फ टेन लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार ये जो तीनों रेशियो हैं ये फिर मैं अभी आगे बताऊंगी। तो ये कॉसेक, तो कॉसेक को कॉसेकेंड एंड सेकेंड एंड कॉन्टेंजेंट। ठीक है, तो ये तीनों रेशियो साइन कॉस टेन के इन्वर्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अभी साइन कॉस टेन समझ में आया आपको कि साइन थीटा इक्वल टू आपका हमेशा हम क्या लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा इक्वल टू क्या लेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। एंड टेन थीटा इक्वल टू क्या लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब अगर मैंने कहा यहाँ थीटा के स्थान पे मैंने इस ट्रायंगल को, अब ध्यान से देखो। ठीक है, जब मैंने कहा कि मैं साइन सी की बात कर रही हूँ, मतलब इस ट्रायंगल में साइन सी, मतलब आपका जो एक एंगल जो आपको लेना है वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आपका जो इसके अपोजिट साइड, अब इसका आपको फॉर्मूला बनाना है साइन सी का। तो साइन सी का फॉर्मूला, सबसे पहले आपको साइन थीटा के बारे में बात हो रही है, तो साइन थीटा के बारे में पता है कि आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो आप यहीं पे पहले परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस लिख दो ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि हमें क्या लेना है। ठीक है, और ये जैसे मैं बता रही हूँ ना, कुछ बच्चे, जैसे मैंने प्रीवियस ईयर कुछ बच्चों का जो मेरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस रहा है, तो कुछ बच्चे ना बस साइन सी लिखे और फिर अपने से यहीं पे वो फाइंड करने लगते हैं किसको क्या लेना है, लेकिन वो कई बार फॉर्मूले को भूल जाते हैं या फिर उन्हें फॉर्मूला पता भी रहता है तो वो उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, पता नहीं, क्योंकि बहुत बच्चों को ये गलती मैंने देखी है। तो दैट्स वाई जब भी जैसे कोई क्वेश्चन की बात होती है, मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि जब भी कोई क्वेश्चन आपने देखा, पढ़ा, तो पहले उसका गिवन दैट लिखो, फिर उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला आपको पता है वो फॉर्मूला लिखो, उसके बाद वैल्यू पुट करो। ठीक है, तो ये आपका जो स्टेप बाय स्टेप रहता है, इसमें आपके मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई जब मैंने साइन सी के बारे में बात की, साइन सी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो साइन सी, तो साइन थीटा मतलब हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो हमने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस लिख दिया। अब इस ट्रायंगल को जब हम देखेंगे, सी यहाँ पे है, तो सी के अपोजिट वाला साइड ये होगा परपेंडिकुलर, इसका मतलब ए बी हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस यहाँ पे क्या होगा, ए सी होगा। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा, जो कि हम आगे देखेंगे कैसे इसके क्वेश्चंस रहते हैं, अब इसके फॉर्मूला बनाना सीखना है। ठीक है, क्योंकि यही चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर एक बार ये चीज़ आपको आ गया ना तो ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, और 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही बेसिक है। 11th क्लास में हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे, लेकिन ये बेसिक अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आपका 11th क्लास में नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ओके, दूसरा आपका, अगर मैंने साइन ए की बात की, ठीक है, तो साइन ए का क्या हो जाएगा, साइन ए, तो मतलब इस केस में हम इस एंगल ए की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, हमने ये फॉर्मूला लिख लिया। देन आप साइन
एंगल ए की बात हो रही है तो हमने एंगल ए को देखा। एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सा साइड है? बी सी। ठीक है, तो इस केस में आपका बी सी आ गया और हाइपोटेन्यूस तो आपका हमेशा एक ही होता है, दैट इज ए सी। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है कि जब हमने साइन सी के बारे में बात की तो आपका ए बी अपॉन ए सी आया, लेकिन साइन ए के बारे में बात की तो आपका बी सी अपॉन ए सी आया। तो ये चीज़ हमारा इसलिए नहीं कि कुछ इसमें कुछ आपकी गलती नहीं हुई है, बस ये है कि आपको एंगल के अकॉर्डिंग आपके फॉर्मूले बनेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है? कुल मिला के एंगल। ओके, तो अब इसी प्रकार अगर मैं कॉस ए के बारे में बात करूँगी, कॉस ए, तो कॉस ए मतलब पहले होता क्या है? आप फॉर्मूला लिख लो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, उसके बाद जब हमने बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस और एंगल ए की बात हो रही है तो बेस क्या होता है? जिस पे वो एंगल बना होता है। तो एंगल किस पे बना हुआ है? ए बी पे। ठीक है, तो ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस ए सी। ठीक है, इस पर्टिकुलर पार्ट को आप चाहे तो 2-3 बार वीडियो रिमाइंड करके देखना। ठीक है, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो। उसी प्रकार जब हम कॉस सी के बारे में बात कर रहे हैं तो कॉस सी आपका क्या हो जाएगा? तो कॉस सी, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगेन सी, एंगल सी के बारे में बात हो रही है तो सी एंगल आपका किस पे बना है? बेस बी सी पे। तो इस केस में आपका बी सी अपॉन ए सी फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये आपका वैल्यू आ गई ये। उसी प्रकार जब हम टेन थीटा के बारे में बात करेंगे तो टेन ए। ठीक है, जब हम एंगल ए के बारे में बात कर रहे हैं तो हम टेन ए बोलेंगे। और टेन ए इक्वल टू टेन ए इक्वल टू आपका क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जब हम एंगल ए लिया टेन ए, ठीक है, तो टेन ए से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए के अपोजिट साइड का परपेंडिकुलर ट्रीट करेंगे तो ये होगा आपका बी सी और बेस क्या हो जाएगा आपका? जिस पे एंगल बना हुआ है तो ए बी। ठीक है, उसी प्रकार जब हम टेन सी के बारे में बात करेंगे, टेन सी एंगल सी। ठीक है, तो उस केस में भी आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और टेन सी में जब सी के बारे में बात करेंगे तब हम परपेंडिकुलर किसे ट्रीट करेंगे? ए बी को। तो ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो साइन सी और कॉस ए दोनों का सेम फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, साइन सी ए बी अपॉन ए सी इसी ट्रायंगल में। ठीक है, और कॉस ए बी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। उसी प्रकार साइन ए और कॉस सी का भी एक जैसा फॉर्मूला बन रहा है, दैट इज बी सी अपॉन ए सी, और कॉस सी भी बी सी अपॉन ए सी है। ठीक है, तो ये जो मेरे रिलेशन समझाना चाह रही थी ये आगे की चीज़ों में काम आएंगी। अभी बेसिक आपको फॉर्मूला बनाना सीखना था। ठीक है, कि हम जब भी किसी एंगल के बारे में बात करेंगे तो हमें तो पता तो है कि वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, बट हमें किस केस में किसे परपेंडिकुलर लेना है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से पढ़ना। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आता है कि अभी हमने सिर्फ 3 रेशियोज़ के बारे में बात की, टोटल 6 रेशियोज़ होते हैं। तो टोटल 6 रेशियो आपका क्या हो जाएगा? अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बनाना सीख गया तो अब डायरेक्ट इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा एक होता है, दूसरा होता है कॉस थीटा, और थर्ड होता है टैन थीटा। ठीक है, नाउ इन तीनों का इन्वर्स एक रेशियो होता है। तो साइन थीटा एक के बाद क्या होता है? एक कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, तो कॉसेक इक्वल टू क्या होता है आपका? 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद आपका सेक थीटा होता है।
सेक थीटा होता है आपका 1 कॉस थीटा, और नेक्स्ट होता है आपका टेन थीटा, और सॉरी कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू होता है आपका 1/tan थीटा। मीन्स कि आगे की जो 3 रेशियो के मैंने बात की, तो कॉसेक किसका इन्वर्स हुआ, साइन का, सेक किसका इन्वर्स हुआ, कॉस का, इन्वर्स मतलब 1/, इन्वर्स मतलब आप सब जानते हो ना, एंड कॉट थीटा किसका हुआ, tan का। ठीक है, अब इसके फॉर्मूलेज अगर हम जैसे साइन, कॉस और tan का फॉर्मूला जानते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब कॉसेक, सेक और tan के फॉर्मूले क्या आएंगे, तो कॉसेक, सेक और tan के फॉर्मूले, तो कॉसेक का 1/sin हुआ, तो साइन की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, तो 1/ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और इसका क्या हो जाएगा, एक्चुअली इन्वर्स हो जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपको ये भी पता होना चाहिए ये कैसे हुआ, ठीक है, कि ये, और डायरेक्ट हमने जब इन्वर्स की बात की तो अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस था तो कॉसेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, उसी प्रकार अब बताओ, तुम लोग खुद से बताओ, कॉस थीटा क्या हो जाएगा आप लोग का, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और tan थीटा इसके टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये आपके 6 रेशियोज आ गए, साइन, कॉस, tan, कॉसेक, सेक, कॉट, और इसके फॉर्मूला कैसे बनता है ये आप लोग अच्छी तरह से जान गए हो। ठीक है, तो नेक्स्ट इसकी जो चीज़ है आपकी, नेक्स्ट आपके कुछ अगर जैसे थीटा में बार बार आपको थीटा ले रही हूँ, या एंगल की बारे में जब बात कर रही थी, तो जब मैंने ट्रायंगल ABC है तो मैंने कभी साइन A बोला, कभी साइन C बोला, ठीक है, बट इस केस में जब आप इसके फॉर्मूले सीख रहे थे, ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या होगा कि आपको इसके फॉर्मूले बनाने थे। ठीक है, फॉर्मूले बनाने थे, इसका मतलब है कि आपने वो फॉर्मूला बनाना सीख लिया, लेकिन अब अगेन एंगल की कुछ तो वैल्यू होगी, 0 डिग्री, 1 डिग्री एंगल को हमें पता है कि 0 to 360 डिग्री तक की वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसके एंगल्स कहाँ से आएंगे, तो आपके एंगल इसमें बेसिकली बहुत सारे, हमने 1 2 3 4 5 सारे डिग्रीज होते हैं, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड डिग्री जो आपको हमें हमेशा ज़रूरत पड़ेगी, और इस क्वेश्चन में बेसिकली हम लोग 10th क्लास में जो जिसके बारे में पढ़ेंगे, तो कुछ ऐसे एंगल्स होते हैं। पहले मैं एक साइड से साइन, ओके, मैंने यहाँ पे एक टेबल बना लिया हुआ है। ठीक है, ये टेबल आपको मैंने इसलिए बनाया है ताकि मैं ये इसके जो रेशियो की वैल्यू होगी वो आपको याद करना कैसे है वो आपको सिखाऊंगी, लेकिन ये आप लोग अपनी बुक से भी देख के लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसकी कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स के बारे में जिसकी वैल्यू हमें जनरली पता होती है। ठीक है, तो हम स्टैंडर्ड एंगल कौन कौन से बारे में हम लोग पढ़ेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो जब हम साइन थीटा में जब साइन 0 होगा, एंगल ए की वैल्यू 0 होगी, तो साइन 0 की वैल्यू होती है आपकी 0। ठीक है, फिर जब ए की वैल्यू कितनी होगी, एंगल की वैल्यू 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 1/2। देन साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 1/√2, एंड साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है, देखो ये वैल्यू भी कहाँ से आई, ये चीज़ भी वो उन्हीं फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करके आई है वैल्यूज़। ठीक है, लेकिन अभी इस क्लास में आप बेसिक, आपको उतना वो फॉर्मूले कहाँ से आए उससे आपको कोई मतलब नहीं है, तो बस अभी के लिए ये जानो। बाकी अगर किसी को लगता है कि ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं, ये वैल्यूज़ कहाँ से आती हैं, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये भी बता दूंगी। ठीक है, तो साइन 0 ही होता है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2।
यहाँ पे मैंने साइन ए लिखा है, लेकिन ए की वैल्यू जब आपकी बार बार चेंज हो रही है, ठीक है। तो साइन 0 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, एंड साइन 90 डिग्री होता है आपका 1, ठीक है। तो आपके पास इसमें अभी कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, टेन सबका याद करना है, लेकिन अगर आपको साइन का याद है तो आपको ऑटोमेटिक सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। अब जब आपने साइन का लिख लिया 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, तो कॉस थीटा के केस में आपने साइन का ऐसे लिखा, कॉस का ऐसे लिख दो, आँख बंद करके या आँख खोल के, 1, देन √3/2, देन 1/√2, देन 1/2 एंड 0, ठीक है। तो साइन का याद हो गया, मतलब कॉस का भी आपको याद हो जाएगा, जस्ट उसका अपोजिट है। साइन में इस प्रकार हमने वो 0 से 1 तक में ऐसे गए, और कॉस के केस में हमने अपोजिट किया, ठीक है। नाउ टेन थीटा। अच्छा, टेन थीटा के बारे में एक और चीज़ मैंने आपको नहीं बताया, जो कि आप यहीं पे लिखना। टेन थीटा इक्वल टू एक्चुअली क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत सारे फॉर्मूले भी बनाएंगे, ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है, ठीक है। अब आपको वो चीज़ देखो, तो जब हम टेन थीटा के बारे में बात करेंगे तो साइन आपको पता चल गया, कॉस हमें पता चल गया, तो टेन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हर बार हम साइन अपॉन कॉस करेंगे और हर एक एंगल की वैल्यू हो जाएगी। तो जब हम टेन 0 डिग्री के बारे में बात करेंगे, ये मैं रफ वर्क में बता रही हूँ, आप कहीं रफ वर्क में प्रैक्टिस करना, बट इसे कहीं ऐसे मेन कॉपी में मत लिखना, ठीक है। तो टेन 0 डिग्री टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, साइन अपॉन कॉस, ठीक है। तो साइन 0 अपॉन कॉस 0 मैंने लिखा। साइन 0 की वैल्यू होती है आपकी 0 और कॉस 0 की वैल्यू होती है आपकी 1, ठीक है। तो 0 अपॉन 1 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। तो जब 0 आपका न्यूमरेटर में होता है तो वो आपका 0 बनाता है, लेकिन अगर वही 0 आपका डिनोमिनेटर में हो गया, लाइक 1/0 हो गया, तो वो नॉट डिफाइंड वैल्यू हो जाती है। आप सबको पता है ना, दैट इज इनफिनिटी या नॉट डिफाइंड हम लोग बोलते हैं। तो टेन 0 की वैल्यू क्या आ गई आपकी यहाँ से 0। नाउ टेन 30 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, जब हम टेन 30 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो टेन 30 डिग्री इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन 30 अपॉन कॉस 30, लिख सकते हो ऐसा, है ना। अब साइन, अच्छा ये एंगल आपके हमेशा सेम रहेंगे ना, जब भी थीटा की वैल्यू अगर यहाँ 30 हुई, ये 30 हुई। अब हमें साइन 30 की वैल्यू पता है क्या होती है, 1/2, और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करना कुछ बच्चों को बिल्कुल नहीं आता, तो इसकी बार बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। आप लोग बहुत गलतियाँ करती हो इस बारे में। तो 1/2 इंटू 2/√3 हो जाएगा। जब मैंने इसका इन्वर्स किया तो 2 और 2 कैंसिल हो गया और बचा कितना, 1/√3, ठीक है। तो इस प्रकार टेन 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√3। उसी प्रकार जब 1/√2 अपॉन 1/√2 दोनों सेम है, कट जाएंगे, तो यहाँ वैल्यू आपकी सिंपल कितनी आ गई, 1। अब यहाँ पे √3/2 एंड 1/2, तो इसको भी जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपकी वैल्यू, अब इसे आप सिंप्लीफाई करके देखना और बताना कि आपका आंसर आया कि नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 1/0, अब डिनोमिनेटर में 0 है, तो इस केस में आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो साइन, कॉस और टेन की वैल्यू यहाँ तक आ गई, बहुत सिंपल था। आपने साइन की वैल्यू याद कर ली तो आपने कॉस पता कर लिया, टेन पता कर लिया। अब नेक्स्ट है आपका कॉसेक। तो कॉसेक के बारे में आप लोग ने ऑलरेडी देखा है। कॉसेक मतलब क्या होता है, 1/sin थीटा, मीन्स कि जब भी जो भी आपका साइन थीटा है उसका इन्वर्स ले लो, वो आपका कॉसेक हो जाएगा, ठीक है। तो
कॉसेक आपका क्या हो जाएगा 1/sin थीटा, तो 0 था, तो 0 का इन्वर्स जब लोगे तो 1/0 हो जाएगा, है ना। और जब 1/0 होगा उस केस में आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी नॉट डिफाइंड, तो ये आपकी नॉट डिफाइंड वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद 1/2 का इन्वर्स मतलब 2, 1/√2 का इन्वर्स √2 हो जाएगा। इन्वर्स मतलब देखो 1/2 और इसका भी 1, तो जब इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो 1/1 इंटू 2/1 और सिंप्लीफाई करने में 2 आता है आंसर, ठीक है। ये आप सबको पता है, ऐसे सिंप्लीफाई किया जाता है। लेकिन कुछ बच्चे जिनको नहीं आता तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान देखो, ये बेसिक चीज़ें आप लोग ने बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसीलिए पढ़ते आ रहे हो ताकि आप आगे चल के बड़ी बड़ी चीज़ों को अच्छे से सॉल्व कर सको, ठीक है। नाउ √3/2, तो √3/2 का इन्वर्स कितना हो जाएगा 2/√3, 2/√3 एंड 1, तो 1/1 दैट इज 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो कॉसेक की वैल्यू आ गई इस प्रकार। अब सेक का मतलब क्या होता है 1/cos होता है, ठीक है, 1/cos होता है आपका सेक की वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, कॉस की जितनी भी वैल्यू है उसका अगर इन्वर्स कर देते हैं तो सेक की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, लेकिन आप लोग इसे थोड़ा सा जिनको समझना है आप ज़रूर खुद से ट्राई करना, ओके। तो नेक्स्ट आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/1, या फिर अब आप लोग ये चीज़ ये भी कर सकते हो, जिस प्रकार साइन इधर से ऐसा था तो कॉस ऐसे था, उसी प्रकार कॉसेक और सेक भी तो एक दूसरे के उल्टे आएंगे। तो आप बिना मतलब कि देख के आप बस राइट साइड से कॉसेक की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली सिंप्लीफाई भी करके देख सकते हो, आपकी वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। देखो 1 से फिर 2/√3 मैंने लिखा, लेकिन वहीं पे अगर आप कॉस की वैल्यू देखो √3/2, इसका इन्वर्स भी करोगे तो 2/√3, ठीक है। नेक्स्ट आपका कितना क्या हो जाएगा ये √2 एंड नेक्स्ट आपका 2 एंड नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1/0 हो जाएगा ये, तो ये नॉट डिफाइंड आ जाएगी। उसके बाद tan थीटा, सॉरी ये 10 मैंने लिखा है, कॉट होगा ना, लास्ट आपका कॉट आता है। तो कॉट थीटा अगेन tan थीटा का इन्वर्स होता है, ठीक है। तो tan थीटा का इन्वर्स आपका tan थीटा 0 है, 1/0 नॉट डिफाइंड, फिर 1/√3 है तो ये √3 हो जाएगा, 1 है तो 1 ही रहेगा, √3 है तो 1/√3 हो जाएगा और दिस इज 0, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। आंसर क्या है मतलब ये आपके कुछ स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू आ गई कि जो कि आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़रूरत पड़ेगी। कि अगर साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू आपकी 1/√2 होती है, आपने 1/√2 रखा और आपका आंसर आ गया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपके ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस देखेंगे और ट्रिग्नोमेट्री के आगे के कुछ फॉर्मूले और रेशियोज़ के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए जितना पढ़ाया उसे एज इट इज़ नोट्स टाइप में आप लोग कॉपी में लिखना, ठीक है, प्रॉपरली। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका ये फॉर्मूले जहाँ से बने, ये सारे फॉर्मूले आपके बने, उसके अलावा ये रेशियोज़ आए, इसकी आप लोग इसको याद भी होना ज़रूरी है बहुत अच्छे तरीके से। और उसके बाद इसकी प्रैक्टिस, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से याद होगा। तो अभी आप लोग क्या करोगे, बस ये फॉर्मूले सारे प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप नीट एंड क्लीन राइटिंग में आप लोग नोट्स टाइप में लिखोगे एंड देन इसको आप लोग याद कर लेना, ठीक है। थैंक यू। बाकी आगे की क्लास नेक्स्ट क्लास में।